नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल सीरीज। इस सीरीज में हम पूरे भारतीय संविधान को, इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर डिटेल में कवर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से समझते हुए चलते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से, सिंपल और सरल भाषा में। यह हमारी संविधान की 21वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी संविधान की डिटेल क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से आर्टिकल इस केंद्र राज्य संबंध से जुड़े हुए हैं वो पूछे जाते हैं। उन सभी आर्टिकल्स को, सभी इंपॉर्टेंट बातों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। जो आपके संविधान में 7वीं अनुसूची है, जिसमें आपकी संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची है, उनको देखेंगे। किसमें कितने विषय हैं, कैसे विषय हैं, उनको यहां पर कवर करेंगे। किस आर्टिकल के तहत केंद्र को अधिकार मिलता है राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का, और फिर उस कानून की अवधि क्या होती है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, वो सब हम आज के इस सिंगल वीडियो में डिटेल में कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, भारत में संविधान ने शासन के 2 स्तरों की यहां पर स्थापना करी है। यानी भारत में जो शासन चलता है उसके कितने स्तर बनाए गए थे संविधान में? मूलतः 2 स्तर। इसमें केंद्र में एक संघीय सरकार होती है, जिसको हम सिंपल भाषा में केंद्र सरकार कह लेते हैं, और इसके चारों तरफ राज्य सरकारें होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट को लेकर आपका एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आपको पूछा गया, शासन के इन 2 स्तरों में, इनको बोला जाता है शासन के 2 तल, इसमें तीसरा तल कब जोड़ा गया? यह क्वेश्चन पेपर में आया था। हम जानते हैं शासन का जो तीसरा स्तर है या तीसरा तल है वो पंचायती राज है। तो सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर आपकी राज्य सरकार, ये 2 स्तर थे। तीसरा स्तर 1993 में जोड़ा गया, पंचायती राज या नगर निकाय। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी याद करना। तो भारत में शासन के 2 प्रमुख स्तर हैं, तीसरा पंचायती राज है। केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उनके अधिकारों को विभाजित किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच मुख्यतः 4 प्रकार की शक्तियों एवं दायित्व का बंटवारा हो सकता है। कौन कौन सी? विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने से संबंधित अधिकार। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर किसके अंडर में कौन सी संस्था होगी, किसके अंडर में कौन से अधिकारी होंगे। वित्तीय यानी जो आपके पैसे का विभाजन किया जाएगा, संसाधनों का विभाजन किया जाएगा, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और न्यायिक शक्ति, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और एकात्मक है। तो न्यायिक प्रणाली का या न्यायिक शक्तियों का विभाजन भारत में नहीं किया गया है, वो एकात्मक है और स्वतंत्र है। तो केंद्र और राज्यों के बीच कितने प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। देखिए, अब संविधान से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आपके डिटेल क्वेश्चन आने लगे हैं। वो सिंपल क्वेश्चन अब थोड़े कम हो गए हैं और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं कि ये अगर कोई विधेयक है, बहुमत से पारित होता है तो कितना बहुमत चाहिए, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, इस तरीके से छोटी छोटी डिटेल हम यहां पर कवर कर रहे। शक्तियों के विभाजन को देख रहे हैं। कितनी प्रकार की शक्तियों का विभाजन है? 3 प्रकार की। आज के वीडियो में हम विधायी प्रकार की शक्तियों का विभाजन कवर कर जाएंगे। जो अगला वीडियो होगा संविधान का, उसमें प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को यहां पर देखेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान भाग 11 में दिए गए हैं। भाग 11 के 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताए गए हैं और दूसरे अध्याय में इन दोनों के बीच प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों को बताया गया है। सीधा क्वेश्चन आता है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध संविधान के किस भाग में है? आप कहेंगे भाग 11 अध्याय 1। और केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध किस में है? भाग 11 अध्याय 2। जो आपके विधायी संबंध हैं,
अध्याय 1 के 245 से 255 के बीच में है और प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 के बीच में है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। वित्तीय संबंध की बात करें या वित्तीय शक्तियों की बात करें केंद्र और राज्यों के बीच में, वो आपके भाग 12 में है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को याद करना, मैं आपको साथ में बताते हुए रहता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ये वाला बहुत बार आता है, केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंध किस में है, भाग 11 के अध्याय 1 में, ठीक है। इसके अलावा आगे हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले शक्तियों के विभाजन के लिए हमारे संविधान में एक अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं। देखिए, सूची और अनुसूची में कंफ्यूजन मत करना। कई बार क्वेश्चन आता है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, और कई बार आता है हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो सूची हमारे संविधान में 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और अनुसूची हमारे संविधान में वर्तमान में 12 है, मूल संविधान में 8 थी, ठीक है। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों में एक अनुसूची है 7 और इसके अंदर आपकी 3 सूचियां बताई गई हैं। यह अनुसूची जो 7 है शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। प्रश्न आता है इनमें से कौन सी अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? अनुसूची 7। कौन कौन सी इसमें सूचियां हैं? 3। पहली है संघ सूची। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। इन तीनों सूचियों में जो आपकी संघ सूची है, जो आपकी राज्य सूची है और संवर्ती सूची है, इनमें कुछ विषयों को शामिल किया गया है। जो संघ सूची के विषय हैं उन पर केवल संसद कानून बना सकती है। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर केवल राज्य कानून बनाएगा, और जो संवर्ती सूची के विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बनता है कि इनमें से किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार है? तो वह है आपकी संवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची कौन सी है? जिसमें आपके वैसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। वर्तमान में कुल कितने विषय हैं इस सूची में? वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। इसको 47 से करेक्ट करना। मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। हालांकि जो नंबरिंग है वो 97 तक ही है, उनको उपखंडों में बांट दिया, जैसे 92 का क कर दिया, इस तरीके से। तो वर्तमान में संख्या 97 तक है, लेकिन कुल विषय कितने हैं? 100। मूल संविधान में कुल विषय कितने थे? यहां पर करेक्ट करना 97, ठीक है। मुख्यतः संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जिन पर अधिकार संसद को है, केंद्र को है कानून बनाने का। उस सूची में राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं, जैसे रक्षा, विदेशी संबंध, संचार, मुद्रा, रेल, डाक, बीमा, पर्यटन, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब आपके संघ सूची में आते हैं। यानी इन सब के विषय में, रेल के बारे में, डाक के बारे में, विदेशी संबंधों के बारे में, डिफेंस के बारे में जो अधिकार है कानून बनाने का, वो केंद्र सरकार को प्राप्त है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर क्वेश्चन आता है कि ये किस सूची में शामिल हैं। जो जनगणना है ये आपके संघ सूची में शामिल है। इसको इसी के साथ नोट यहां पर कर लेना, ठीक है। दूसरी सूची है राज्य सूची। ऐसे विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं वो इस सूची में शामिल है। साधारण स्थितियों में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती। संसद भी राज्य सूची में बना सकती है, लेकिन वो जब आपातकालीन स्थितियां हो, कुछ विशेष स्थितियां हो, या संसद के द्वारा उसे यह अधिकार मिल चुका हो, तब बना सकता है केंद्र। अदरवाइज वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वर्तमान में इसमें कुल कितने विषय हैं? वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे, ठीक है। क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के विषय इसमें शामिल होते हैं, जैसे जो लोक व्यवस्था है, पुलिस है, स्थानीय शासन है, कृषि। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृषि किस सूची में शामिल है। कृषि आपके राज्य सूची में शामिल है। जो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, ये भी आपके राज्य सूची में शामिल है। तो इसको आपने ध्यान रखना। इसके अलावा जो जेल्स होती है, हमारी कारागार जो होते हैं, वो भी इसी में शामिल हैं। होटल वगैरह, धर्मशालाएं हो गई, हमारे सिनेमा हो गए, वो सब राज्य सूची में शामिल हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कृषि, किसके अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची में आता है, ठीक है। तीसरी सूची है संवर्ती सूची। इसके जुड़े विषय पर केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। सामवर्ती सूची में जो विषय है, जैसे मान लीजिए जो शिक्षा है, ये सामवर्ती सूची का पार्ट है। तो शिक्षा को लेकर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, ठीक है।
केंद्र और राज्य कानूनों में टकराव या विवाद की स्थिति होने पर केंद्र का यानी संसद का जो कानून होगा वो प्रभावी माना जाएगा। मान लीजिए किसी समवर्ती सूची के विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र के कानून को यहां पर माना जाएगा, उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूल संविधान में ये 47 थे। जो बात मैंने आपको राज्य संघ सूची में बताई कि संख्या अभी भी उतनी ही है जितनी मूल संविधान में थी, वो तीनों सूचियों में लागू होती है। यहां पर भी संख्या वर्तमान में 47 ही है, लेकिन कुछ उपखंड जोड़ दिए गए हैं जिस वजह से अब कुल विषय 52 है। ये दोनों नंबर याद करने। तीनों सूचियों को लेकर कैसे प्रश्न आते हैं, आपको आता है तीनों सूचियों का उल्लेख किसमें है, किस विषय को किस सूची में शामिल किया गया है, कौन किस सूची में कानून बनाता है, वो सारी बातें, और कितने विषय हैं किस सूची में ये आते हैं। समवर्ती सूची में कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे भ्रमण हो गया, आयोजन किसी भी चीज का, शिक्षा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची में है, यानी दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। जनगणना संघ सूची में है, दोनों में कंफ्यूजन मत करना, दोनों अलग अलग है। जनगणना पूछेगा संघ सूची, जनसंख्या नियंत्रण पूछेगा तो समवर्ती सूची। इसके अलावा जो मूल्य नियंत्रण है, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये सब आपके समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद करना, जो आपका शिक्षा है, जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर दो ही विषय पूछे जाते हैं, एक शिक्षा और एक आपकी कृषि। जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में कब लाया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संशोधन के तहत 1976 में लाया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वन जो होते हैं फॉरेस्ट, ये भी हमारे समवर्ती सूची में है, इसी संशोधन के तहत इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये तीनों सूचियां जो हमने यहां पर देखी। आगे बढ़ने से पहले जो ये तीनों सूचियां हैं आपकी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, हमारे संविधान में आई कहां से है, किस देश के संविधान से हमने लिया है, पेपर में आता है। जो आपकी संघ और राज्य सूचियां हैं इन दोनों को हमने कनाडा के संविधान से लिया है, और जो समवर्ती सूची है इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो ये दोनों भी पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने तीनों सूचियों के बारे में यहां पर बात करी। इसके अलावा एक सूची और है जिसमें अवशिष्ट विषयों को शामिल किया गया है। अब ये अवशिष्ट विषय क्या है, क्योंकि इनको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, अवशिष्ट सूची ऐसे विषय जो उपयुक्त किसी भी सूची में शामिल नहीं है, ऐसे विषय या सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। हमने शक्तियों का विभाजन किया, अलग अलग सूचियां बना दी, जिसमें केंद्र बनाएगा, जिसमें राज्य बनाएगा, जिसमें दोनों बनाएंगे। कुछ ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं हैं उनको एक अलग सूची में माना जाएगा और वो सूची को अवशिष्ट सूची कहा जाएगा, और उन विषयों को कहा जाएगा अवशिष्ट विषय। इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, राज्य को प्राप्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं, और यही बेसिक डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका का जो संघीय ढांचा है उसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, भारत में केंद्र को प्राप्त हैं, संसद को प्राप्त हैं, और अमेरिका में राज्यों को प्राप्त हैं। ठीक है, भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था हमने कनाडा से ली है, हमने अमेरिका से नहीं लिया कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो स्पेशल पावर्स हैं, वो राज्यों को दे दो। हमने कनाडा से लिया है कि केंद्र मजबूत यहां पर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है भारत में, केंद्र के। और कहां से हमने ये प्रोविजन लिया कि केंद्र को दी जाए, वो हमने कनाडा से लिया। ठीक है, अब बात करेंगे विधायी संबंधों के बारे में, जो आपके भाग 11 में है, आर्टिकल 245 से 263 तक है। इसमें आपके दोनों आ गए, विधायी और प्रशासनिक। आज हम केवल विधायी संबंधों को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रशासनिक और वित्तीय संबंध को वहां पर देख लेंगे। केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। यानी विधायी संबंध, कानूनी अधिकार किसके कहां तक हैं, किसी भी विषय को लेकर कानून बनाने की जो शक्ति है वो विधायी शक्ति है। ठीक है, विधि यानी कानून। तो अब देखते हैं दोनों के बीच विधायी संबंध कैसे हैं, कैसे इनका विभाजन किया गया है। सबसे पहला आता है आर्टिकल 245(1). ठीक है,
ये क्या कहता है? ये कहता है संसद संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। और यही आर्टिकल कहता है कि राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। संसद देश के लिए और राज्य अपने राज्यों के लिए कानून बना सकती है, यह कहता है आर्टिकल 245 का पहला खंड। बहुत बार आर्टिकल्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपसे नए आर्टिकल्स पूछे जाने लगे हैं, तो हो सकता है सिंपल सी यहां पर लैंग्वेज है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि संसद पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है 245(1) में। और यही चीज राज्यों के लिए भी कही गई है इसी अनुच्छेद में। इसी का सेकंड पार्ट है आर्टिकल 245(2). यह प्रावधान करता है कि संसद सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। भारत सिर्फ भारत की सीमाओं तक कानून बनाने की शक्ति नहीं देता है संविधान देश को। संविधान कहता है कि भारत अपने टेरिटरी से बाहर के क्षेत्रों के लिए भी कानून बना सकता है। हालांकि उनको लागू करवाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो किसी दूसरे देश के अंडर में आते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार संसद को है। केवल औपचारिक है लेकिन बना सकते हैं। ठीक है, ये कहता है 245 का सेकंड पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के संसद को यह अधिकार देता है राज्य क्षेत्र से बाहर के विषय पर कानून बनाने का। ठीक है, ऐसे कानून सिर्फ नाममात्र के होते हैं, लागू इनको नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो किसमें कही गई है यह बात? 245(2) में। अगला इंपॉर्टेंट है जो आपका इसके अंतर्गत भाग 11 को हम देख रहे हैं। मैं आपको रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं। कौन सा भाग देख रहे हैं? भाग 11 किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। दो शक्तियों के बारे में बताया गया है, विधायी और प्रशासनिक। ठीक है, पहले अध्याय में विधायी, दूसरे अध्याय में प्रशासनिक। क्वेश्चन आता है केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध किसमें है? क्वेश्चन आपको विकल्प देता है भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे भाग 11 अध्याय 2 में प्रशासनिक, भाग 11 अध्याय 1 में विधायी। ठीक है, अगला आर्टिकल है 246। यह अनुच्छेद उन सूचियों की चर्चा करता है जिन पर केंद्र या राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। यानी जो 3 सूचियां हैं संघ, राज्य, समवर्ती, जिनको हमने ऊपर डिटेल में देखा, उनको किस आर्टिकल में बताया गया? अगर आपसे तीनों सूचियों की अनुसूची पूछेगा, अनुसूची 7 और अनुच्छेद पूछेगा, तो 246। इस दोनों को आपने ध्यान रखना है। इसमें भी उन्हीं 3 सूचियों के बारे में बताया गया है और उनके विषयों के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 7, अनुच्छेद 246। ठीक है, अगला है आर्टिकल 248। ये अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। तो हमने अवशिष्ट शक्तियां तो देख ली, किसको प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है। केंद्र यानी संसद को प्राप्त है, क्योंकि कानून तो संसद से बनकर आएगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तब आप कहेंगे 248। ये अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। ये शक्तियां संसद के पास होती हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। एक है आर्टिकल 248 का फर्स्ट पार्ट, यानी 248 का एक पार्ट कह सकते हैं, 248 का ए पार्ट कह सकते हैं, 248 का क पार्ट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची, राज्य सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति उसे प्राप्त है। ठीक है, यह कहता है 248 का 1। 248 का 2 पार्ट कहता है, यह प्रावधान करता है कि ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है। यानी अगर सरकार को कोई नया टैक्स लगाना हो किसी विषय के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर, और वो तीनों सूचियों में नहीं है, तो उस नए टैक्स को लगाने का अधिकार देता है 248 का सेकंड पार्ट। भारत में जब पहली बार सर्विस टैक्स को लागू किया गया था, सेवा कर को लागू किया गया 1994 में राजा चैल्य समिति की सिफारिशों पर, इस टैक्स को 94 में लागू किया गया था इसी अधिनियम, इसी अनुच्छेद की मदद से। तो किसी भी विषय, ऐसे विषय पर टैक्स लगाने का अधिकार संसद को है जो तीनों सूचियों में नहीं है, वो आपके 248 का सेकंड पार्ट संसद को अधिकार देता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखा केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियां। पहले देखा 245 कि दोनों को अधिकार है अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने का, फिर 246 जिसमें आपकी 3 सूचियां हैं, और फिर हमने 248 को देखा अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो संसद को अधिकार देते हैं कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अब किन किन परिस्थितियों में केंद्र को यह अधिकार मिलता है राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का, और किस आर्टिकल के तहत वो पेपर में आता है, अब हम उसको देखेंगे।
राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। देखिए, सबसे पहली है राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पे। आर्टिकल 249 राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे देता है। ठीक है, तो किस में है ये बात कही गई है? आर्टिकल 249 में क्या कहा गया है? देखिए, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह विषय यानी कोई भी विषय आवश्यक है, तो संसद द्वारा उस पर कानून बनाया जा सकता है। 2-3 बातें याद रखेंगे। पहला, उपस्थित और मत देने वालों के कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उस प्रस्ताव में कहा जाना चाहिए कि ये जो विषय है, मान लीजिए पुलिस है, तो पुलिस को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे कि केंद्र को जरूरी है कानून बनाना और यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए राज्यसभा में, तो संसद को अधिकार मिल जाएगा पुलिस के क्षेत्र में कानून बनाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत प्रस्ताव पारित करती है? 249। ठीक है, ऐसा संकल्प किसी ऐसी अवधि तक लागू रहेगा जो उस संकल्प में स्पष्ट किया गया हो, परंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे राज्य सूची के विषय पर केंद्र ने कानून बना दिया, मान लीजिए केंद्र ने कानून बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो कानून अब हमेशा के लिए रहेगा। उस संकल्प में वो जो प्रस्ताव है उसमें डेट आपको डालनी होगी कि इतने समय के लिए हम ये कानून बना रहे हैं, केंद्र का कानून, और वो जो समय आप उसमें डालेंगे वो 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून राज्यसभा की प्रस्ताव के पारित होने के बाद मैक्सिमम 1 साल तक रह सकता है। राज्यसभा जितनी बार चाहे उपयुक्त विधि को इस संकल्प से आगे बढ़ा सकती है। हर बार संकल्प का विस्तार केवल 1 साल के लिए होगा। यानी राज्यसभा ने प्रस्ताव को पारित किया, केंद्र ने कानून बना दिया, अब वो कानून 1 साल तक रह सकता है। राज्यसभा हर साल उसे आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सिर्फ 1-1 साल के लिए। ऐसा नहीं सीधा 2 साल बढ़ा दिया, 10 साल बढ़ा दिया, 1-1 साल के लिए। मान लीजिए राज्यसभा उसे आगे नहीं बढ़ाती, ठीक है, कानून चल रहा है, 1 साल होने वाला है, राज्यसभा ने उसे नहीं बढ़ाया आगे, वो कानून अब जैसे ही 1 साल खत्म होगा, 6 महीने के अंदर अंदर कानून खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर राज्यसभा संकल्प के द्वारा बार बार उसे पारित करके बढ़ा रही है, 1-1 साल के लिए बढ़ा सकती है, जब नहीं बढ़ाएगी तो 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा हम डिटेल में देखेंगे, तो कानून बनाने का भी देख लिया और कानून के जाने का भी देख लिया। संकल्प प्रवृत्त न रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि यानी कानून 6 महीने की अवधि पूरे होते ही खत्म हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब संसद राज्यसभा के कहने पर या राज्यसभा के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है, वो कानून कितने समय तक रहेगा? अधिकतम 1 समय। राज्यसभा कितनी बार भी बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 1 बार में 1 साल। ठीक है, दूसरा जो सिनेरियो है, दूसरी जो कंडीशन है, जब केंद्र को अधिकार मिलता है राज्य सूची में कानून बनाने का, वो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत, देखिए आपातकाल 3 आर्टिकल में है, 352, 356 और 360। सिर्फ 352 के तहत जब आपातकाल लगेगा, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, तब यह आर्टिकल एक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि 360 के तहत इमरजेंसी लगी और यह आर्टिकल एक्टिव हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ किस आर्टिकल के लिए है? 352 के लिए, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो संसद को अधिकार मिल जाता है राज्य सूची में कानून बनाने का। ये विधियां आपात की उद्घोषणा समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरे होते ही खत्म हो जाएंगे। यानी इमरजेंसी लगी, केंद्र ने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया, अब जैसे ही इमरजेंसी हटेगी 6 महीने के अंदर अंदर ये कानून भी हट जाएगा, यानी 6 महीने ही वो टिकेगा, 6 महीने बाद समाप्त। तो 2 कंडीशन हमने देख लिया, या तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे 249 के तहत, या इमरजेंसी लग जाए 352 के तहत, तो 250 के तहत अधिकार मिल जाता है संसद को। ठीक है, और ये कितने समय रहेगा? आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक। ठीक है, तीसरी कंडीशन है राज्यों की सहमति से,
या राज्य खुद अनुरोध कर दें कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, 2 या 2 से ज्यादा राज्य, एक राज्य अपील कर दे, ठीक है। तो राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर, यह है आर्टिकल 252। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद को है, यह कहता है आर्टिकल 252। बहुत बार आते हैं, देखिए तीनों आर्टिकल्स में एक ही बात कही गई है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। कंडीशन अलग अलग है। 249 में राज्यसभा प्रस्ताव करके वो शक्ति उसको दे रही थी, 250 में इमरजेंसी लग रही थी तब केंद्र को वो शक्ति मिल रही थी, 252 के तहत जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य सिफारिश कर रहे थे, अनुरोध कर रहे हैं या उनकी सहमति से, तब वो शक्ति केंद्र को मिल रही है, ठीक है। ऐसे कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिनके विधानमंडल ने संसद से कानून बनाने का संकल्प पारित किया है। इस चीज को और ध्यान रखना कि जब कुछ राज्यों की सहमति से कोई कानून बनाया जाता है, वो कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया है, ठीक है। अन्य राज्य अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित कर उसे स्वीकार कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कानून बना दिया, किसी 2-3 राज्यों ने सिफारिश करी, अनुरोध किया केंद्र से कि आप इस विषय पर कानून बनाइए, केंद्र ने कानून बना दिया और उन 2-3 राज्यों में वो कानून लागू हो गया। अब जो अगल बगल के राज्य हैं उनको लगा ये कानून तो अच्छा है, तो उन्होंने अपने विधानमंडल से प्रस्ताव पारित कर दिया कि इसे हमारे यहां भी लागू करो। अगर प्रस्ताव पारित हो गया, वो उनके यहां भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल आपसे संविधान में ज्यादातर कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कथन में यह क्वेश्चन बन सकता है कि जब 2 राज्यों की सहमति से कोई कानून बनता है, क्या वो पूरे देश में लागू होगा, क्या वो उस राज्य में लागू होगा जिसने सिफारिश नहीं करी है? तो अब आपको उसका जवाब मिल गया। ऐसे अधिनियम को संशोधन या निरस्त संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। बनाएगी भी संसद, बनाएगी राज्यों के लिए, लागू भी वही होगा, लेकिन संशोधन करने का, खत्म करने का जो अधिकार है वो संसद को ही प्राप्त है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विधानमंडल अपने यहां से प्रस्ताव पारित करेंगे और कानून को समाप्त कर देंगे, समाप्त भी ऊपर से होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा सिनेरियो बनता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू कराने के लिए, आर्टिकल 253। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि या करारों को प्रभावी करने के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। यानी मान लीजिए कोई समझौता हो गया, किसी भी विषय को लेकर कोई समझौता हो गया और उस पर कानून बनाना आवश्यक है, लेकिन जो विषय है वो राज्य सूची का है, तो इस आर्टिकल के तहत अधिकार मिल जाता है संसद को कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता अगर अपने यहां लागू करवाना है और राज्य सूची का विषय है तो केंद्र कानून बना सकता है। वो किसमें है? 253 के तहत। ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए ही हो सकती है। यानी ऐसा कानून जो संसद बनाएगी या तो पूरे देश के लिए हो सकता है या फिर कुछ पार्ट्स के लिए। इन विधियों को किसी राज्य विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि उसकी शक्तियों में कमी आई है। यानी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करवाना हो, केंद्र ने राज्य सूची के विषय में कानून बना दिया, तो यह तो डायरेक्ट हस्तक्षेप होगा राज्यों की शक्तियों के अंतर्गत। तो राज्य इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते इस आर्टिकल के तहत कि हमारी शक्तियां कम कर रहा है, क्योंकि ये किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करवाने के लिए है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 249, 250, 252 और 253, चारों आर्टिकल में एक ही बात कही गई है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाएगी। चारों ये कहते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। 249 के तहत राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगा तो अधिकार मिलेगा। 250 में जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी तो मिलेगा। 252 में जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य सिफारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, सहमति देंगे तो अधिकार मिलेगा केंद्र को कानून बनाने का। और 253 के तहत इंटरनेशनल जो आपके कन्वेंशन होते हैं, समझौते होते हैं, उनको करने के लिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की सहमति से केंद्र राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किस आर्टिकल के तहत? आपको चारों दे देगा, चारों एक ही बात कहते हैं, लेकिन इस वाले को आप टिक करेंगे 252। आपसे पूछेगा यही चीज कि केंद्र बना सकता है आपातकाल के दौरान, कौन सा आर्टिकल है? तब 250। केंद्र बना सकता है राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, किसमें कहा गया है? 249। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज है राष्ट्रपति शासन। जब आर्टिकल 356 किसी राज्य में लगता है, उसके तहत
उस राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां होती हैं वो केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। नेशनल इमरजेंसी में तो होती है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, तो उस राज्य की विधानमंडल शक्ति का प्रयोग कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाता है। अनुच्छेद 357 में प्रावधान है कि इस अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी। यानी 357 कहता है, जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तब 357 कहता है कि अब जो केंद्रीय संसद है हमारी, विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। किसी भी राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के आदेश ही उस राज्य के लिए कानूनों की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल शासन करता है। ठीक है, ऐसे कानून जो राष्ट्रपति शासन के दौरान बने हों, राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होते हैं। वे तब तक बने रहते हैं जब तक राज्य विधानमंडल उन्हें निरस्त न कर दे। तो ये कानून बनाए कहां से जाते हैं? केंद्र की मदद से, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति शासन के दौरान। जब राष्ट्रपति शासन खत्म होता है तो ये कानून जो राष्ट्रपति शासन के दौरान बने खुद खत्म नहीं होते, तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक राज्य का विधानमंडल उनको खत्म ना करे। तो इस वाले पॉइंट को भी याद करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं? आप कहेंगे नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे खत्म होते हैं? जब उस राज्य का विधानमंडल उसको विधानमंडल के द्वारा खत्म करे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में यहां पर बात करी। कानूनी अधिकारों को हमने देखा, हमने जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 3 सूचियां हैं उनको देखा, उनके विषयों को देखा और आर्टिकल्स को देखा, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केंद्र को अधिकार देते हैं राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का, किन किन सिनेरियो में मिलता है, किन किन स्थितियों में मिलता है और उन कानूनों का क्या क्या होता है, वो सब हमने आज के वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।